अरविंद केजरीवाल के इश्क में जो जो पड़ा उसका क्या हाल हुआ है। और जो इनकी बेवफाई के चलते या हालातों को समझते हुए इनके चंगुल से निकल भागा, अब वो बड़े खुश हो रहे होंगे। उस समय तो उन्हें बड़ा पछतावा होगा कि हम सत्ता के इतने करीब आ गए और यहाँ से हमें धुतकारा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, धक्के लगवाए जा रहे हैं, बेइज्जती हो रही है और हमें निकलना पड़ रहा है इस गली से। लेकिन अब वो थोड़ा सुकून में होंगे, मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे कि चलो, जान बची लाखों पाए। अब जो इनके साथ इनके इश्क में पड़ करके या इनके चक्करों में पड़ करके इनके साथ रह गए, अब देखिए उनकी क्या हालत हो रखी है और कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सब एक लाइन से एक ही बात कह रहे हैं कि जी, हमसे बदला लिया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। राघव चड्ढा से कहा गया कि ये टाइप 7 का बंगला खाली करिए, आप इसके लायक नहीं है। बोला जी, हमें परेशान किया जा रहा है, हमें परेशान करने के लिए, क्योंकि मैं राज्यसभा में सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए बड़ा बंगला मेरे से खाली कराया जा रहा है। सर जी अलग शीश महल को लेकर के परेशानियों में घिर गए हैं क्योंकि सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं। संजय सिंह कह रहे हैं कि साहब, ईडी बड़ी बेरहम है, मुझे दिल्ली पुलिस के एक थाने की हवालात में भेजने की साजिशें रच रही थी और मुझे जो ईडी की हवालात थी उसमें सोने का मौका नहीं दिया गया, मुझे हवालात के बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया। मतलब किस किस तरह की अब ये आरोप तराशी कर रहे हैं केंद्र सरकार पर, देख करके और सुन करके आश्चर्य होता है। आज समग्रता में जरा विचार करते हैं, बात करते हैं किस दिशा में जा रही है ये सारी जांच पड़ताल। और बाकी तो इनके सारे करीबी करीब करीब धीरे धीरे अंदर जाते हुए दिखाई दे ही रहे हैं, कुछ अंदर पहुंच चुके हैं। अब तो सर जी के सिर पर भी ऐसा लगता है कि तलवार लटक ही गई है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, विजय सरदाना साहब। उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, आप उनके चैनल पर भी उनको सुनते हैं, हमारे चैनल पर भी सुनते हैं और कई दूसरे चैनलों पर भी वो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम। तो ये क्या से क्या हो गया, ये क्या करने के लिए आए थे और क्या हो गए हैं और अभी और क्या होने वाले हैं विजय जी? सर सबसे पहले तो आपको बधाई, इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी सुंदर आवाज है आपकी। थैंक मुझे यू। लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा, जैसे कहते हैं ना, हिडन टैलेंट है आपका। और बहुत बहुत बधाई आपको, इस टैलेंट को आपने जिंदा रखा। सर जहां तक बात है जिस मुद्दे की आज हम बात कर रहे हैं, केजरीवाल साहब की, देखिए क्या है सर, इस पूरे खेल में जब आदमी अति महत्वाकांक्षी होता है और वो ये जब सोचने लगता है कि उसके अलावा दुनिया में सब मूर्ख हैं और उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये जो परिणति हुई है ये होना था। क्योंकि ये इतिहास बताता है सर, अगर हम रावण के दौर से शुरू हों, उससे पहले आप चले जाइए महाभारत काल में, रामायण काल में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसने इतना एरोगेंस दिखाया और उसको लगा कि उसके आगे तो कोई कुछ है ही नहीं, उसका अंजाम यही हुआ, कोई नया नहीं। और ये अनफॉर्चुनेटली बात क्या है कि जो व्यक्ति अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है और ये बोलता है कि मैं आईआईटी से हूं, मैं अक्सर बोलता हूं मैं आईआईएम से हूं सर, तो मैं अक्सर ये बोलता हूं कि जिस इंस्टीट्यूट के आगे 2 आई लग जाते हैं वहां पता नहीं लोगों में क्यों गुरूर आ जाता है। मतलब डबल ईगो क्यों हो जाता है उनका। और अब तो ट्रिपल आईआईटी बना रही है सरकार, पता नहीं उनका क्या होने वाला है। तो तो एक
समाज में ये कहा जाता है, जब हम फैक्ट्री में जाते थे तो लोग ये अक्सर बोलते थे कि सर ये आईआईटीज और आईएम वाले इतने ईगोइस्ट क्यों होते हैं। आप वर्कर से बात करो, उनके सुपरवाइजर से बात करो, शॉप फ्लोर पे बात करो, उनके स्टाफ से बात करो, पर्सनल स्टाफ से बात करो, तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन लोगों का ये है कि आप लोग आईआईटी और आईएम वाले इतने एरोगेंट क्यों होते हो। और एक तो आपका वो एटीट्यूड प्रॉब्लम आपका इंस्टीट्यूट शायद दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूट्स में मानवता नहीं सिखाई जाती है। आई एम सॉरी टू से, हम ये नहीं सिखाते कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए अगर आप क्वालिफाइड है और इतने उच्च क्वालिफाइड है। ना आईएम्स में सिखाया जाता है, ना आईआईटीज में। वहां तो एक ही चीज सिखाई जाती है, कंपटीशन है और आपको सबको पछाड़ के आगे जाना है। वहां जंगल राज सिखाया जाता है, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर सिखाया जाता है। वहां पे सामाजिक बिहेवियर नहीं सिखाया जाता, क्योंकि एवरीथिंग इज कंपटीशन। तो जब इस मानसिकता से एक व्यक्ति राजनीति में आया तो उसको लगा कि भाई वो सारे उसके कॉम्पिटिटर हैं और उसको सबसे आगे निकलना है। और इस भागदौड़ में जिन लोगों ने इसका साथ दिया, तो सबसे पहले तो इसने उन्हीं को अपना कॉम्पिटिटर माना, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, या वो रिटायर्ड आर्मी जनरल हो, या पत्रकार हो, या वकील हो, या जो भी प्रशांत लोग हो, भूषण। जी प्रशांत भूषण जैसे लोग हो। केजरीवाल ने हर आदमी को अपना कॉम्पिटिटर माना, और केजरीवाल इतना इनसिक्योर आदमी है, उसको लगा कि अगर ये लोग टिक गए तो मेरी दुकानदारी नहीं चलेगी, जो मैं मनमर्जी करना चाहता हूं वो नहीं होगा। कुमार विश्वास। और ये आदमी इस हद तक इनसिक्योर है और इतना कैलकुलेटिव रहता है अपने मूव्स में। हर चीज, पहले अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, उससे पहले अगर आप पुराने पत्रकारों से बात करें, जब अन्ना हजारे मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था, तब इसकी जो संस्था थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, जो इसने एक कैंपेन चलाया था, और मनीष सिसोदिया की दोस्ती तब से है इसकी, जब मनीष सिसोदिया जी टीवी में था। पुराने पत्रकार, जब मनीष सिसोदिया जी टीवी में था और जो वहां रिपोर्टर्स थे, जब वो अक्सर आजकल इंटरव्यू लेने आते हैं तो बातें होती हैं, वो ये बताते थे कि केजरीवाल अपना पोस्टर खुद लगवा के, जो आदमी पोस्टर लगा रहा है उसी को बोलता था कि पोस्टर पे कालक पोत देना। और फिर मनीष सिसोदिया का फोन करता था, देखो इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे शीला दीक्षित की सरकार ने कालक पुतवा दी, ये न्यूज बननी चाहिए, और मनीष सिसोदिया उसको ब्रेकिंग न्यूज बना के चलवाता था। ये तिकड़मबाजी हुई है। जो पुराने पत्रकार रहे हैं मनीष सिसोदिया के साथ, वो बता पाएंगे और डिटेल में। मेरे को तो जो लोग इंटरव्यू करने आते हैं, मेरा डिस्कशन करने आते हैं, वो बताते रहते हैं इस तरह की कहानियां। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कैसे एक प्लॉट बनाया जाता है। और फिर अन्ना हजारे का इस्तेमाल हुआ, उनको किनारे किया गया। फिर जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसमें सारे इंटेलेक्चुअल्स ने, जिन्होंने अन्ना हजारे मूवमेंट में सपोर्ट किया था, तो वो हर आदमी चाहता था देश में राजनीतिक सुधार हो। तो जब उन्होंने वो काम किया तो उसके साथ जुड़े, लेकिन जब वो जुड़े तो इसको लगा कि यार मेरे लिए तो कंपटीशन खड़ा हो गया, अब मैं इन लोगों को कैसे ढूंढूंगा अपने साथ, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा तो सीधी सी बात है कि मेरे को तो शीश महल में रहना है, मेरे को तो प्राइवेट जेट चाहिए, मेरे को 3 करोड़ की घड़ी चाहिए। अब ये जब सारे लोग मेरे आसपास लटके रहेंगे तो ये पूरा कैसे होगा। तो एक एक करके इनको रवाना करो। और जब आप किसी कॉम्पिटेंट आदमी को रवाना करते हो तो आपको किसकी सहारे की जरूरत होती है? आप कॉम्पिटेंट लोगों की सहारा नहीं लेते हैं, आप अपनी ही तरह के इनसिक्योर, अपने से भी ज्यादा इनसिक्योर, इनकॉम्पिटेंट लोगों का सहारा लेते हो, जैसे संजय सिंह, जैसे मनीष सिसोदिया, जैसे सत्येंद्र जैन, जैसे राघव चड्ढा। ये क्यों टिके? क्योंकि ये केजरीवाल से कम कॉम्पिटेंट थे, इसीलिए ये केजरीवाल को, इनको अपने पास रखना खतरा नहीं लगता था। लेकिन योगेंद्र यादव को या प्रशांत भूषण को या जो बाकी इंटेलेक्चुअल्स थे, उससे केजरीवाल को खतरा था कि यार ये मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बोलते अच्छा है, समझते अच्छा है, जनता तो इनका साथ देगी। तो मुझे तो बंदर चाहिए, वानर सेना मेरी अलग होनी चाहिए। तो इसने अपनी वानर सेना बनाई। और आज जो आपका सवाल है, तो क्या वो लोग आज खुश होंगे? सर सवाल यह है कि वो लोग उस दिन भी खुश थे जिस दिन इसको छोड़ के गए थे।
क्योंकि देखिए क्या होता है सर, आप और हम या जो भी समाज में लोग रहते हैं, सोचते हैं, समाज के प्रति लोगों के बिहेवियर को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता होता है कि कहाँ तक जाना है और उसके आगे कहाँ हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ, जैसे कहते हैं, वैल्यू सिस्टम्स होते हैं। कई लोग पैसे के लिए भ्रष्टाचार करते हैं, कई लोग पैसे के लिए खाने में मिलावट करते हैं, कई लोग पैसे के लिए जाली दवाइयां बनाते हैं, डुप्लीकेट मेडिसिन बनाते हैं, उनको भी पैसा चाहिए। कोई लोग ड्रग्स बेचते हैं, कोई लोग दारू भी बेचते हैं, तो दारू में भी मिलावट करके बेचते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पैसा चाहिए जो इंसान की कीमत पे और इंसान की खुशियों पे भी कमा के और अपने बच्चों को ऐश कराने ले जाते हैं। आप सोचिए, उनकी मानसिकता किसी आतंकवादी से कम नहीं है। वो समाज का नुकसान करते हैं, समाज से धन बटोरते हैं, उन्हीं के खाने को खाए हुए लोग हॉस्पिटल में तड़प रहे होते हैं और वो बच्चों के साथ ऐश कर रहे होते हैं। अब आप सिचुएशन को एनालाइज करिए कि समाज में ऐसे लोग भी हैं। यही स्थिति राजनीति में केजरीवाल ने करी कि जिस जनता के भरोसे ये आए थे, उसी जनता को लूटा, उसी जनता के टैक्स पेयर के पैसे का मिसयूज करके, उसी जनता के साथ झूठे वादे करके, उसी सब वादों को तोड़ के अपनी जिंदगी ऐश से गुजारना, ये मानसिकता कैसी होगी, इसके बारे में आप सोचिए सर। क्या ये इंसानियत है? और अगर इंसानियत नहीं है, जिस आदमी में सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, इंसानियत खत्म हो जाती है, तो फिर वो ऐसे ही कर्मकांड करता है जिसके कारण लोगों को जेल जाना पड़ता है। तो जो इनके साथी आज जेल गए हैं, वो अपनी ही मानसिकता से गए हैं। कोई मोदी दोषी नहीं है। मोदी ने नहीं कहा था कि तुम नई लीकर पॉलिसी लाओ, मोदी ने नहीं कहा था कि तुम शीश महल बनवाओ। क्या मोदी ने बोला था? तो मोदी को गाली क्यों दे रहे हो? जिसने तुम्हें एडवाइस किया था कि नई दारू नीति लाओ, नया शीश महल बनवाओ, उसको गाली दो ना। या मोदी कहां से बीच में आ गया? तो कहने का मतलब यह है सर कि जो सवाल आपका है, वो लोग उस दिन भी खुश थे और शायद आज ये सोच रहे होंगे वो सब लोग कि हमने सही निर्णय लिया था और जो हमें डर था वो आज सामने आ गया, तो हमारा जो विचार थे वो सही साबित हुए। तो ये है मेरा, जो लोग इनके साथी थे उनके बारे में असेसमेंट। बिल्कुल सही असेसमेंट है। विजय जी, जब सत्येंद्र जैन को एक मनी लॉन्ड्रिंग के पुराने केस में 2015-16 के केस में गिरफ्तार किया गया, इन्होंने कहा कि मोदी जी इसलिए गिरफ्तार करा रहे हैं कि विश्व का ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य मंत्री है, जिसने पूरी दुनिया के सामने मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक आदर्श मॉडल पेश किया। मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार किए गए, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के और भ्रष्टाचार के केस में, और केस भी क्या, नई आबकारी नीति में दक्षिण की कंपनी से 100 करोड़ रुपए पकड़ने, यानी रिश्वत लेने, और बड़ा गुलगप्पाड़ा करने, जो अभी खुल रहा है दिनेश अरोड़ा के बयान से, दूसरी जितनी पूछताछ हुई है, दस्तावेज बरामद हुए हैं उनसे, यानी वो भी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए। तब इन्होंने कहा कि साहब, मनीष सिसोदिया को तो इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो एजुकेशन के सेक्टर में क्रांतिकारी काम कर रहे थे। ऐसी एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा शिक्षा की व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं जैसी दिल्ली में है। अभी जब ये संजय सिंह पकड़े गए, तो क्या कह रहे हैं कि उनके यहां से तो चवन्नी भी नहीं मिली। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्यसभा का है, उसको क्या चवन्नी भी वेतन के रूप में नहीं मिलती है? या जो पुजापे चढ़ते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, तरह तरह के ठेकों से लेकर के और तमाम दूसरे कमाई के साधन उनके शुरू हो जाते हैं उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते ही, वो भी नहीं। दूसरे, क्या वो चवन्नी ढूंढने के लिए गए थे ईडी के अधिकारी वहां पर, या 1 रुपया ढूंढने के लिए गए थे, या जो डिजिटली दस्तावेज होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनकी तलाश में गए थे और इनसे पूछताछ करने के लिए गए थे? ये जो चीजों को इस तरीके से मोड़ देते हैं, ये चतुर सुजान बनते हैं या मूर्ख हैं?
सर, ये जो लोग हैं, ये धूर्त हैं। धूर्त इसलिए हैं, इनको ये पता है कि ये क्यों अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनकी नीयत है कि वापस जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता को पहले दिन से मिसलीड करना शुरू कर दो कि देखिए साहब, हमने तो आपके लिए इतना कुछ किया, इसीलिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नहीं बता रहे कि यार हमने आपके लिए स्कूल भी बनाए, लेकिन हमने रिश्वत भी खाई दारू के घोटाले में। भाई आज मान लीजिए मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, बहुत अच्छे ऑपरेशन करता हूं, तो मुझे क्या सड़क पे जाके एक्सीडेंट करने का अधिकार है? अरे आपको जेल में भेजा जा रहा है घपला करने के लिए। ये कोई नहीं कह रहा कि आपने स्कूल नहीं बनाए या आपने हेल्थ क्लिनिक नहीं बनाए, किसी ने कहा। और अगर आपका ये मुद्दा था तो आपके वकीलों ने ये बात तो कोर्ट में एक बार भी नहीं कही कि देखिए साहब, सत्येंद्र जैन ने इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए या इसने सिसोदिया ने इतने अच्छे स्कूल बनाए इसलिए जेल में डाला जा रहा है। एक बार कोर्ट में बोलो तो सही, और देखो जज साहब क्या जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जनता को धोखे में कब तक रखोगे? प्रॉब्लम सर यही हो रही है। इन लोगों को लगता है कि ये आज भी झूठ बोलेंगे और जनता इनका झूठ मान लेगी। सर, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, लेकिन इनकी आदत है, इनको झूठ बोलना मजबूरी है। जैसे हर पॉलिटिशियन को आप देख लो सर, एक बार भी एक पॉलिटिशियन जो अरेस्ट हुआ हो जिसने बोला हो हाँ मैंने घपला किया, एक बार भी बता दो। हर आदमी कहता है पॉलिटिकल विंडिक्टा है, मेरे से राजनीतिक प्रतिशोध है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मैंने इतने अच्छे काम किए, ये मेरी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, वगैरह वगैरह। आज तक एक पॉलिटिशियन ने ये खुद कबूल किया हो कि साहब मैंने घपला किया और इसलिए मुझे अरेस्ट किया जा रहा है और मेरे को इस बात की शर्मिंदगी है कि मैंने जनता के पैसे को लूटा। पिछले 75 साल में एक इंसिडेंस बता दीजिए जहां किसी पॉलिटिशियन ने यह कहा हो कि मैंने घपला किया और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक बता दीजिए। तो जब किसी ने नहीं बोला तो केजरीवाल कोई ऊपर से टपक के आए। ये भी तो उसी बिरादरी में से, चोरों की बिरादरी में से, सॉरी टू यूज द वर्ड। तो ये अगर बोल रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यार ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में दो ना, जनता को क्यों सुना रहे हो? आपका आर्ग्यूमेंट बहुत पावरफुल है, मैं मानता हूं। यह हाई कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, आपके जितने भी कोर्ट है जहां आपकी पेशी होती है वहां लिखिए ना, बोलिए, आपके वकील को तो बोलिए। आपके पास तो एक से एक बड़े वकील हैं, वो भी टैक्स पेयर के पैसे में आपने पाल रखे हैं। आपकी जेब से कौन सा वकीलों को आज तक आपने पैसा दिया, ये बता दो। भ्रष्टाचार आप करो, जनता को आप लूटो, सरकार में गड़बड़ आप करो, और जब आपको जेल जाना पड़े उसके बाद जो वकील आप रखते हो उसका पैसा भी जनता दे। मतलब ये तो सिर्फ देश विचित्र है। बोले ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो सबसे पहले तो भारत सरकार को इस लूट मार पे रोक लगानी चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा कोई भी नेता अपने खिलाफ लगे हुए केस को जहां पे वो खुद पार्टी हो वो इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन रास्ते भी निकाल लेंगे। ये कहेंगे ठीक है डिपार्टमेंट का केस है, वकील को कहेंगे डिपार्टमेंट तुमको 20 लाख रुपए दे रहा है, मेरा केस भी तुमको लड़ना, नहीं तुम नहीं रखेंगे। वकील का क्या, वो बोल देगा ठीक है यार 20 लाख मिल रहे हैं, उसी कागज की तो फोटोकॉपी लगानी है, थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करके हम कर देंगे। तो जहां, जैसे कहते हैं ना, जहां नीयत खराब होती है वहां रास्ते भी उस हिसाब से लोग बना लेते हैं। तो ये सर स्थिति है। तो अगर आज केजरीवाल साहब ये बोल रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमारे खिलाफ ये सब हो रहा है, तो सर इसमें नई बात क्या है? मुझे तो कुछ उसमें नया नहीं लगता है। हर चोर यही बोलता है, अगर ये भी यही बोल रहे हैं तो ये भी उसी बिरादरी में। सत्येंद्र जैन अगर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंदर गए हैं, नई आबकारी नीति में घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं और उसी मामले में संजय सिंह गए हैं, तो क्या इन तीनों को इस बात का एहसास नहीं था वो पाप कर्म करते हुए कि हवालात में भी रातें बितानी पड़ सकती हैं, मच्छरों से भी मुकाबिल हो सकते हैं ये लोग? आज संजय सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि साहब मुझे हवालात में या हवालात के बाहर सोने के लिए मजबूर किया गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या डिप्टी चीफ मिनिस्टर
या हेल्थ मिनिस्टर होने का मतलब ये थोड़ा है कि आपको इम्यूनिटी मिली हुई है कि आप पाप करोगे, अपराध करोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो भी आपको अपने शानदार फ्लैट्स या सरकारी घरों के बेडरूम में ऊंचे गद्दे पर ही सोने दिया जाएगा। जेल तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस तरह की शिकायत कैसे कर सकते हैं? और क्या आप गिरफ्तारी के बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद रख रहे थे? सर, मैंने आपसे बोला ना कि इन लोगों को एक गलतफहमी हो गई थी कि हम चुनाव जीत गए। केजरीवाल ने तो विधानसभा में खड़े होकर बोल दिया था कि ये एलजी कौन होता है, इसको किसने दिल्ली के अपॉइंट मालिक किया है, हम। कहां से आ गया ये आदमी, दिल्ली के मालिक तो हम हैं, दिल्ली के राजा हम हैं। तो जिस आदमी का दिमाग इतना खराब हो जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को नहीं समझ पा रहा हो और ये भी नहीं समझ पा रहा हो कि वो मालिक या राजा नहीं है, वो सिर्फ कस्टोडियन है 5 साल के लिए, आपको चौकीदार बनाया है, मालिक नहीं बनाया है। अभी तक इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये मालिक है या चौकीदार है। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आता है, जनता उसको देश की संपत्ति और संप्रभुता के लिए चौकीदार बनाती है कि आप रखवाली करेंगे, इसकी सही ढंग से चले, इसका ध्यान रखेंगे। आपको मालिक नहीं बनाया जाता है। डेमोक्रेसी में एक ही मालिक है, वो है जनता। अभी तक इनको यही बात समझ में नहीं आई। पढ़े लिखे विद्वान है ये लोग, अपने आप को बोलते हैं कि हम एजुकेटेड है, कॉन्सेप्ट तक ये अपने ठीक नहीं कर पाए आज तक। और वही खामियाजा आज ये उठा रहे हैं कि इनको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि इनको लगा कि अब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब ये जो चाहे करें। इसी मूर्खता ने, इसी एरोगेंस ने, इसी इग्नोरेंस ने, अब जो चाहे शब्द इस्तेमाल करें, इनकी लुटिया डुबोई है। अब प्रॉब्लम यह थी कि पहले सतेंद्र जैन सबसे ज्यादा बोलते थे, तो वो अंदर गए। फिर मनीष सिसोदिया कूद कूद के बोलते थे कि देखो मेरा कुछ नहीं हो सकता, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। अरे वो सबको पता है भाई, जब तुमने इतना मूर्ख तो हम भी मानते नहीं है ना तुमको कि तुम घर के अंदर गड्डियां रखोगे जैसे बंगाल में निकली थी। इतना मूर्ख हम आपको नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि तुम बहुत शातिर हो और तुमने इतना बड़ा जाल बिछाया होगा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ढूंढने में पसीने आ जाएंगे। तो तुम मूर्ख नहीं हो, शातिर हो। और अभी भी यही कह रहे हैं, एक पैसा नहीं मिला, ढूंढ के बताओ। अरे पता है हमें कि आपने कई खेल खेले हैं, इतना आसान नहीं है चोरियां पकड़ना आपकी, लेकिन इतना पक्का है कि चोरी हुई है। वो तो स्मेल आ रही है, कुत्ता सूंघ के बता देता है ना कि यहां कहीं गड़बड़ है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को सूंघने से पता लग रहा है कि गड़बड़ है। हाँ, वो हड्डी कहां दबाई है ढूंढना उसको है, उसमें टाइम लगता है, पूरी दुनिया नहीं खोद दी जाती। तो धीरे 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 हड्डी किसने कहां दबाई, इसी के लिए तो बाकी अरेस्ट हो रहे हैं कि भैया तुम्हें हड्डी दी गई थी, तुमने कहां दबा दी जाके। आज जो बुलाया जा रहा है संजय सिंह के साथियों को, मैं तो हमेशा कहता हूं संजय सिंह थोड़ी गया होगा कि लाओ 2 करोड़ का बैग दे दो, मैं ही उठा के ले जाता हूं, जैसे हर्षद मेहता ने कहा था मैंने दिए 7 करोड़ रुपए। तो भाई साहब, कहने का मतलब है कि अगर आपने खुद तो बैग नहीं उठाया होगा, जिसने दिए उसने किसी को दिया होगा, वो व्यक्ति कौन है, फिर उससे पूछा जाएगा कि भैया तू कहां गया था। पैदल नहीं गया होगा, ड्राइवर होगा तेरे पास, कैब भी नहीं की होगी तूने डर के मारे, तो उस ड्राइवर को बुला के पूछा होगा कि भाई साहब आप कहाँ थे, कहाँ गए थे। यहां से हो गया जी मैं तो घर आया था सीधा उनको साहब को लेके, तो इसका मतलब हड्डी घर गई थी। फिर घर के बाद वो हड्डी को कहां दबाया। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, और 2 लोगों के बीच की बात है, तुम्हारी और संजय सिंह की। हड्डी तो घर आई, लेकिन गई किधर। तो आप शातिर लोग हैं, टाइम लगेगा। इतनी हड़बड़ किस बात की कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो तो हमें भी पता है कुछ नहीं मिलेगा, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सर आज इनको ये बात समझ में आ रही होगी कि आप बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप ये भूल गए कि हर चोर सुराग छोड़ के जाता है। अब ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी, कहां, कब उस सुराग तक पहुंचते हैं और आपको जेल भिजवाते हैं।
अगर केजरीवाल साहब ये सोच रहे होंगे कि उनके खिलाफ कोई सुराग नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। कभी कभी ढील छोड़ी जाती है ताकि आप और गलतियां करें। जैसे कि संजय सिंह के एक सपोर्ट जो उसका व्यक्ति है उसने बोला, जो उसका कार्यकर्ता है, कि हाँ जी ट्रांजैक्शंस तो हुई थी लेकिन वो सब लीगल थी। ये तो बात आ गई सामने। ट्रांजैक्शंस हुई थी, ये बात तो निकल गई सामने। अब वो लीगल थी या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा? तो अब पहले बताओ क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई थी। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट घोषित करने के चक्कर में पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, और यही हो रहा है। ये बताइए, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फेविकोल इस्तेमाल किया है। दो तो अंदर जा ही चुके हैं, वैसे कई एमएलए और इनके कुछ और मंत्री भी इनके पहले कार्यकाल में अंदर जा चुके थे, लेकिन दो इनके करीबी अंदर जा चुके, तीसरे बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हुए हैं। न्यायिक हिरासत में उनको कभी भी कोर्ट भेज सकती है, जमानत मिलने की तो संभावना नहीं है। कोई जबान क्यों नहीं खोल रहा है इनमें से? इन्होंने भी मोटा खा रखा है। कोई ऐसे राज हैं सबके एक दूसरे के पास कि कोई केजरीवाल का नाम नहीं ले रहा है। और इनकी तो छोड़िए, क्योंकि इनको तो लाभ के पद, मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भी तमाम गुलगपाड़े जो कर सकते हैं करवा दिए होंगे अरविंद केजरीवाल ने कि ठीक है कर लो। लेकिन जो इनको छोड़ करके गए थे उनमें भी अगर एक आध को छोड़ दें विजय जी, तो कोई अरविंद केजरीवाल के धत कर्मों के बारे में बात नहीं करता है। ये क्या रहस्य और राज है? सर ऐसा है कि हिंदुस्तान में ना, समाज में ये सिखाया जाता है हम लोगों को, यार छोड़ो जो हुआ सो हुआ। हम अब अगर आप पूछेंगे किसी से भी जो इनके पुराने साथी थे कि यार आपको क्या लग रहा है, वो कहेगा यार छोड़ो ना, अब खत्म करो, क्यों अपना मुंह गंदा करना है। तो हमारे यहाँ उसको चुगली माना जाता है कि यार इसके खिलाफ क्या बोले, अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपना काम कर रही हैं तो करने दो, हम उसके अंदर कहाँ तक उसके बीच में आएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन चीजों को फिर इग्नोर करना शुरू करते हैं कि यार हमें इस लफड़े में पछड़े में नहीं पड़ना। जैसे कुमार विश्वास से अक्सर लोग मजे लेने के लिए पूछते हैं, सर आपकी पार्टी का क्या हाल है, तो कहते हैं यार मैं आजकल राम कथा कर रहा हूँ, अच्छे बात करने दो ना, सुबह सुबह क्यों मूड खराब करते हो। तो वो आदमी टालने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि हर आदमी को पता है, इनको भी पता है, जो लोग आज इनके पीछे खड़े हैं या इनके हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन उनकी मजबूरी समझिए ना सर, उनको पता है कि अगर हमने केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोल दिया, एक बात तो पक्की है, दोबारा राजनीति में हमारा अस्तित्व जीरो हो जाएगा। संजय सिंह को अगर केजरीवाल पार्टी से निकालता है तो उसका क्या अस्तित्व रहता है बताइए सर। राघव चड्ढा को अगर वो निकाल देता है तो क्या अस्तित्व रहता है। या जो इनकी बाकी मंत्री हैं, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी हो, इनका क्या आधार है सर। एक हवा का झोंका चला, पत्ते उड़े और सब अपनी अपनी जगह जाके टंग गए। अब हर बार वैसा झोंका चले और हर बार इनको वहीं ऊपर मंजिल तक उड़ के पहुंचने का मौका मिल जाए, ऐसा नहीं होता है सर। जनता बार बार मूर्खताएं नहीं करती। दिल्ली की जनता के बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हमारी दिल्ली की जनता बिकाऊ है, फ्री रेवड़ी के चक्कर में अपने वोट बेच देती है। आज हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, लोग दिल्ली के वोटर्स के बारे में यही बोलते हैं कि तुम्हारे दिल्ली के वोटर क्या इतने बिकाऊ हैं कि उनको सही अच्छे बुरे का कोई समझ में नहीं आती बात। हम कहते हैं नहीं यार, हर तरह का माइंडसेट होता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, लोग अपनी गलती से अगर सीखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं सीखेंगे तो भुगतेंगे, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सर बहुत सिंपल है इस बात को लेके कि ये सब होगा और सबको पता है, लेकिन कोई भी आदमी इस समय अपना मुंह इसलिए नहीं खोलेगा, जैसे कहते हैं ना यार कि कीचड़ में पत्थर फेंक के क्या फायदा, छोड़ो। फिर उसमें से कोई उल्टा सीधा बयान हमारे खिलाफ करेगा बगैर सोचे समझे, फिर हम उसको डिफेंड करेंगे। तो इस गंदगी से दूर ही रहो ना यार, क्यों जाना है इसमें। लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं सर। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। वैसे तो एक सवाल और भी
दर्शकों की तरफ से पूछा गया, मैं पूछ ही लेता हूं चलते चलते। जी सर, जी सर। लोग पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ईडी को फटकार लगाई है और ये पूछा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप लोगों के पास सबूत क्या है, कोई ठोस सबूत आप लोग क्यों नहीं पेश कर रहे हैं। इतनी सारी बातें आई हैं, अभी तक भी क्या कोर्ट और वो भी सर्वोच्च अदालत संतुष्ट नहीं है। सर उसमें अदालत का जो सवाल है वो बहुत लॉजिकल है, क्योंकि उस पर कई बार मेरे से बात हुई है और बहुत से चैनल्स में, और मैंने भी इस बात को लिखा भी है अपने यूट्यूब चैनल पर, डिटेल में एनालाइज भी किया है। देखिए सर, बात बहुत सिंपल है। जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि ये इस पूरे केस को वाटर टाइट बना देगा। कहने का मतलब ये है कि आपने ये कहा कि ये पॉलिसी बनाने में घपला हुआ, किसी खास साउथ ग्रुप के बेनिफिट के लिए ये पॉलिसी बनाई गई, और आपने जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे, जो विटनेसेस थे, उनके बेस पे आपने लोगों को अरेस्ट कर लिया। यहां तक तो ठीक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं पैसे का लेन देन हुआ, 100 करोड़ तक पैसा गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बहुत लॉजिकल ये है कि वो पैसा गया कहाँ है, कहाँ वो पैसा जिसकी आप बात कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मेरे घर में नहीं है, केजरीवाल कहते हैं मेरे घर में नहीं है, सत्येंद्र जैन कहते हैं मेरे घर में नहीं है, सिंह कहता है मेरे घर में नहीं है। तो पैसा गया कहाँ, ये लॉजिकल सवाल है। क्राइम हुआ है, मनी ट्रांसफर हुआ है, तो गया कहां। तो इसीलिए संजय सिंह को उठाना इसलिए भी जरूरी था। देखिए, दो तरीके के काम होते हैं। मनीष सिसोदिया का काम था पॉलिसी बदलना, मतलब एक कागजी कार्रवाई देखना, और संजय सिंह का काम था उगाई देखना। दोनों को ड्यूटी बांटी थी केजरीवाल ने। और मेरा एक बेसिक सवाल है केजरीवाल से, और जिसपे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। मेरे चैनल पे अगर लोग देखें, विजय सरदाना इनसाइट पे, मैंने कहा कि केजरीवाल बस एक ही सवाल का जवाब दे दें कि ये पॉलिसी बदलने के लिए कहा किसने था। क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो दिल्ली सरकार का है 1993 रूल नंबर 8, वो तो साफ साफ ये कहता है कि बगैर चीफ मिनिस्टर के परमिशन के पॉलिसी नहीं बदली जा सकती। तो केजरीवाल साहब एक ही बात का सवाल का जवाब दे दें कि ये पॉलिसी बदलने के लिए किसने कहा था, क्योंकि पुरानी एक्साइज पॉलिसी तो थी राज्य में, कोई नई तो आप बना नहीं रहे थे, आपने बदली है पॉलिसी। तो जब आपने पॉलिसी बदली है तो ये किसने कहा था आपको, ये तो बता दो। और आपने उसमें आपकी क्या राय थी, क्योंकि आपकी परमिशन के बगैर तो कुछ पत्ता नहीं हिल सकता दिल्ली में। आप चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे कोई पोर्टफोलियो हो ना हो, कोई कागज आप साइन करें या ना करें, लेकिन आप अपने नाम के आगे जब तक चीफ मिनिस्टर लगा रहे हो तो कानून के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी है आपकी। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था लेकिन मैं सीएम था। तो अगर आप सीएम थे और आपको नहीं पता, तो वो तो अपने आप में इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो गया। इसका मतलब आपने ही निर्देश दिया था ओरली, तभी तो आपके नीचे लोगों ने कार्रवाई करी, नहीं तो वो कर ही नहीं सकते थे अगर आपका निर्देश नहीं होता। आप साइन करें या ना करें। और जब आपको ये पता लग गया कि नीचे गड़बड़ हो रही है, तो आपने क्या कार्रवाई करी? क्या उनको बुला के उनका तबादला किया, उसको पार्टी से निकाला? आपने वो भी नहीं किया। इसका मतलब आपके आदेश पे काम हो रहा था। तो अब आप बोलो जी मेरे साइन नहीं है, मैं वहां था नहीं। ये डिजिटल दुनिया है। और आप अगर मोबाइल लेके नहीं चलते तो ये नायर किसका आदमी था? आपके ड्राइवर के पास भी फोन है, आपके आसपास जो 4-5 चंपू चलते हैं उनके पास भी फोन है। आप किसी के फोन से भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, उसमें नई बात क्या है? तो ये तिकड़म नहीं चलती आज की दुनिया में कि साहब पता नहीं था। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो और कुल मिला के स्थिति यही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है तो उसको क्यों नहीं आपने पार्टी बनाया है, और उसके पदाधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उनको क्यों नहीं इसमें रखा आरोप पत्र में। तो इसमें तो अरविंद केजरीवाल भी फंसेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें एक्यूज बनाया जाए। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ा रास्ता खोल दिया सरकार के लिए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए, क्या बनाओ इनडायरेक्टली। हालांकि बाद में अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम किसी को इम्प्लीड नहीं कर रहे हैं, हम किसी को गुनाहगार साबित नहीं कर रहे हैं,
लेकिन एक डिबेट तो शुरू हो गई ना सर। अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर पैसा पार्टी फंड में गया है तो पार्टी जिम्मेवार, और मैंने तो इस पे एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को रिश्वत लेने का अधिकार है। क्योंकि अगर आप पीएमएलए एक्ट देखते हो, उसका जो सेक्शन 3 है, उसमें यह बताया गया है कि कौन आदमी किस परिस्थिति में पीएमएल के अंदर दोषी पाया जाएगा, लेकिन उसमें पार्टी का नाम नहीं है। तो क्या पीएमएलए एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है? तो कई मुद्दे सर नए निकल के आएंगे, और मुझे लगता है कि अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट थोड़े और सख्त रुख अपनाता है, हो सकता है कि ये आने वाले दिनों में एक राजनीतिक सुधार का भी काम करे। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर पैसा पॉलिटिकल फंडिंग में जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी को भी पार्टी बनाया जाएगा करप्शन के केस में, तो हर पॉलिटिकल नेता बचेगा अपनी पार्टी को बदनाम करने से, तो वहां पे करप्शन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन फिर एक और मेरा वीडियो था जिसमें मैंने कहा था कि डोनेशन और करप्शन, पॉलिटिकल पार्टी को जो आप रिश्वत जमा कराते हो इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, वो रिश्वत थी या डोनेशन थी, इसमें आप फर्क कैसे करोगे? ये अपने आप में एक विवाद शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग दौर है, बहुत नई चीजें सामने आएंगी, और मुझे लगता है कि ये सुखद है देश के लिए, क्योंकि इस तरह की गहन चर्चा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। और दर्शकों से अनुरोध है कि आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपना कमेंट भी दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, और विजय सरदाना इनसाइट चैनल पर भी जाकर के आप अपने विचार भी रखें, उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, प्रणाम।